क्या पढ़ लिया था हम लोग? हाँ सर। नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन वो तक हुआ था। अच्छा, तो ये खत्म कर दिया था ना मैंने, आई थिंक सारा कुछ। जस्ट एक मिनट रुकना। हेलो। हाँ सर। ये सारा मैंने फिनिश कर दिया था बच्चे। एक छोटा सा हाँ टॉपिक जो कि कभी एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, पर वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। समहाउ टर्म दिया हुआ है, ठीक है? हाँ, आपने बोला था सर एंजाइम का और हाफ लेक्चर बाकी है, मतलब हाफ क्लास का लेक्चर बाकी है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली अभी कुछ हमको नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन देखना है। तो अभी मैं एक टर्म बता रहा हूं, फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, मतलब हेडिंग से आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर कहीं पे नाम दिया हुआ है फीडबैक इनहिबिशन का, तो उससे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो फीडबैक इनहिबिशन क्या है कि सपोज कर लो कि एक मैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेता हूं, ए से बी बन रही, ए से बी। तो ये जो है, ये जो बी की सिंथेसिस है, ये अपने सिंथेसिस को, ठीक है, ये बी एंड प्रोडक्ट है, ये सपोज कर लो और भी बड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, ये तुमने कर लिया ये, और मान के चलो कि ये डी जो है इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डी क्या कर सकता है, ये अपनी सिंथेसिस को ऑटो रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, या इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। ये अपनी सिंथेसिस को क्या कर सकता है, ऑटो रेगुलेट। रेगुलेट कर सकता है। और इसी रेगुलेट कैसे करेगा, मतलब जब सपोज करो एक लेवल से अधिक डी की सिंथेसिस अगर होने लगी, तो वो इनहिबिट कर देगा, वो अपनी सिंथेसिस को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करेगा। तो इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। हाँ जो एंड प्रोडक्ट है, इसका नाम एक और है, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, आल्सो नोन एज एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, ठीक है। तो अगर जो एंड प्रोडक्ट है वो एक लिमिट से ज्यादा उसकी सिंथेसिस हो रही है, तो वो अपनी सिंथेसिस को क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। रेगुलेट कर सकता है, रेगुलेट कर सकते रेगुलेट हैं। कर सकता है। और ये फिनोमेना जो है, ये फीडबैक इनहिबिशन की फिनोमेना एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स में देखने को मिलती है, एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स, ठीक है। नॉन एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स में फीडबैक इनहिबिशन नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो एक मिनट रुकना जरा सा, मेरा मार्कर पेंट हो रहा है, इसमें मैं डाल दूं। तो फीडबैक इनहिबिशन आपको समझ में आ गया है, मैं जस्ट डिफाइन कर देता हूं, यही चीज जो मैंने लिखाई है वही मैं डिफाइन करूंगा। सर ये एल्लोस्टेरिक एंजाइम में से क्यों होता है? कुछ एल्लोस्टेरिक एंजाइम के बारे में मैंने कुछ पढ़ाया है आपको? आप न्यू स्टूडेंट्स हो क्या? नहीं सर, पहला 2 क्लास किया था। तो जब मैंने आपको एल्लोस्टेरिक एंजाइम बताया था, तो आपने किया था वो लेक्चर? हाँ सर। तो उसमें मैंने बताई थी कि 2 साइट्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी? एक है एलोस्टेरिक आपका साइट एंड एक्टिव एक्टिव साइट। साइट और एक एल्लोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो जो एल्लोस्टेरिक साइट है
उसमें एक केमिकल बाइंड करता है जो उस एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कर सकता है। समझ में आ रहा है बात? उस एंजाइम की एक्टिविटी, ये जैसे अगर मैं बोल दूं कि ये आपका अल्लोस्टेरिक एंजाइम है, ठीक है, ये अल्लोस्टेरिक एंजाइम है, यहाँ पे आके मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा और ये एक्टिव साइट है, ठीक है, ये एक्टिव साइट है। तो अगर यहाँ पे कोई मॉड्यूलेटर बाइंड कर रहा है तो वो इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा? यहाँ पे अगर कोई मॉड्यूलेटर बाइंड कर रहा है तो इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। रेगुलेट ठीक है, करेगा। तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है ये आके बाइंड करता है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाइंडिंग की वजह से यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चरल चेंज होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है कि एक्टिव साइट अब उतनी इफिशिएंट नहीं होती है प्रोडक्ट उसके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चूंकि ये जो एंड प्रोडक्ट है, ये एंड प्रोडक्ट किस तरह काम करने लगता है? मॉड्यूलेटर की तरह, ठीक है। ये हमेशा एंड प्रोडक्ट पे ही होगा? क्या बच्चे? ये हमेशा एंड प्रोडक्ट पे ही होगा? जाहिर सी बात है, इसी वजह से उसका नाम एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी है। ओके सर। एक बात बताओ कि शायद आप जो मुझे पता नहीं है गवर्नमेंट का क्या है, पर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं उनको पता होगा कि एट द एंड टीचर का आप फीडबैक देते हो कि नहीं? सर जब हमने सेशन पूरा कंप्लीट होता है तो टीचर्स का एक गवर्नमेंट में भी रूल है, पता नहीं करते हैं कि नहीं, एक फॉर्म में फीडबैक लिया जाता है कि कौन सा टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये वो वाला फीडबैक है कि जब सारा खत्म हो गया, समझ में आया, ठीक है, कि जब सेशन ओवर हो रहा होता था तो उस समय जाके जो है क्या कहते हैं पूरा फीडबैक दिया जाता है। और अगर यहाँ पे फीडबैक प्रॉब्लम करता है, लेट्स से टीचर्स स्टूडेंट का ही है, तो उसमें हो सकता है कि उस टीचर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, स्पेशली प्राइवेट, ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो एंड है, बिल्कुल एंड प्रोडक्ट, यहाँ ये एंड प्रोडक्ट बेसिकली इनहिबिट करता है। ये अगर रिएक्शन सिर्फ ए ये हो जाए, ए या बी की, तो यहाँ पे ये एंड प्रोडक्ट हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ सर ठीक है। तो चलो डिफाइन कर देते हैं, ये तो कॉपी कर ही लिया होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। लिख दो समटाइम्स end product of a biochemical reaction inhibit its own synthesis। ठीक है, अपनी सिंथेसिस को खुद से क्या कर देता है? इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है? बाय बाइंडिंग विद एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है, नोन एज फीडबैक और एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। बात समझ में आई? हाँ सर। तो एक एग्जांपल और यहाँ पे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया है एक्चुअली। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है आपके, मैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो फीडबैक इनहिबिशन दें।
कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के पास में भी ये है, पर वो रिएक्शन एक्चुअली सेपरेट हो जाती है, ठीक है। उस रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी ज्यादा यूज हुई है, तब इस वजह से वो कर रहा है फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो ऑलवेज इन द प्रोडक्ट ही हो, ठीक है। बट ये रिएक्शन बेसिकली जिस तरह से हम ग्लाइकोलाइसिस में हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1,6 बाईफास्फेट, इस तरह से जो बन रहा है, इसमें से कुछ प्रोडक्ट, नॉट जो है सारे के सारे नहीं, कुछ प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ एंड प्रोडक्ट, लास्ट वाला तो है ही है, लास्ट वाला तो एंड प्रोडक्ट है ही है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं बीच का एक ले रहा हूं क्योंकि आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ग्लूकोज 6 फास्फेट, कौन सी एंजाइम यहाँ पार्टिसिपेट करती है? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज। तो ये जो हेक्सोकाइनेज है ये एक एल्लोस्टेरिक एंजाइम, एक ऐसी एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम। ये एल्लोस्टेरिक एंजाइम है आपकी, ठीक है। तो ये जो एल्लोस्टेरिक एंजाइम है, इसका जो मॉड्यूलेटर है वो कौन हो जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट अपनी सिंथेसिस को खुद से ऑटो रेगुलेट कर लेता। तो ये जो यहाँ पे जो अपनी सिंथेसिस को ऑटो रेगुलेट करने की प्रोसेस है, उसको क्या बोलोगे आप? फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फीडबैक इनहिबिशन, जितने भी फीडबैक इनहिबिशन है वो सारे के सारे आपके एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स या एल्लोस्टेरिक मॉड्यूलेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। पर ये नहीं कह सकते हो कि जितने एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स से रेगुलेटेड बायोकेमिकल्स रिएक्शन है वो सारी की सारी फीडबैक इनहिबिशन देती हैं, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। मतलब कहने का कि फीडबैक इनहिबिशन कुछ ही एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स में आपको देखने को प्रेजेंट मिले। है। तो एक पॉइंट लिखा देता हूं, यही वाला, बाकी यहां से पता नहीं। All allosteric modulations are not feedback inhibition। बाकी का स्टेटमेंट लिख लोगे, बट all feedback inhibitions are allosteric modulation, allosteric modulation, ठीक है। हाँ सर। अब आते हैं क्लास टॉपिक, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। कॉपी कर लो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो अब आते हैं नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। हमको दो चीजें पढ़नी है यहाँ पे। नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो पहला चीज पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में क्या है कि एक
ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम शार्ट में बोलते हैं आईयूबी, इसका फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की जितनी भी स्टडी है उसके लिए एक कमीशन नहीं बोल सकते, उसके लिए बोल सकते हैं एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर के लिए एक, ठीक है, एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर के लिए एक कमेटी बनाई, ठीक है, एक कमेटी बनाई और जिसका नाम क्या रखा, एंजाइम कमीशन। एक कमीशन बनाया, कमेटी बनाई जिसका नाम क्या रखा, एंजाइम कमीशन। तो एंजाइम कमीशन ने हर एक एंजाइम के लिए, ये जो एंजाइम कमीशन है हर एक एंजाइम के लिए एक एंजाइम कमीशन नंबर दिया। क्या दिया, एंजाइम कमीशन नंबर हर एक एंजाइम के लिए। बच्चे मेरी बात सुनाई दे रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, फॉर ईच एंजाइम, ठीक है, एंजाइम कमीशन नंबर हर एक एंजाइम के लिए। ये बोल सकते हो कि दिस इज एक्चुअली नेम ऑफ एंजाइम। ये क्या है, ये एंजाइम नेम ऑफ का एंजाइम। नेम ऑफ नेम, ठीक है। और ये जो नेम है बेसिकली दिस इज द 4 डिजिट, ये क्या है, ये 4 डिजिट कोड है, ये 4 डिजिट कोड, ठीक है। मतलब इस नाम के अंदर 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, 4 डिजिट कोड है। अब कौन सा कोड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है, इसमें से पहला ये है, पहला इस तरह से रोमन्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोड। तो जो फर्स्ट कोड है ये नेम को रिप्रेजेंट करता है या स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सॉरी गलत मैंने बोल दिया, क्लास को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ये क्लास को। किसका क्लास, क्लास ऑफ एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम। कि एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। अभी मैं एंजाइम की क्लासेस पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन में क्लासेस पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो पहला आपको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा क्लास ऑफ एंजाइम। जो सेकंड डिजिट है वो सब क्लास ऑफ एंजाइम को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड डिजिट सब 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 क्लास को रिप्रेजेंट करेगा और फोर्थ डिजिट स्पेसिफिक नेम ऑफ एंजाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मतलब जो 4 डिजिट कोड है, ये कई बार पूछा गया है कि 4 डिजिट कोड में क्लास 1 और जो डिजिट 1 है, डिजिट 2 है, डिजिट 3 है, डिजिट 4 है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है सेपरेटली। तो ध्यान में रखना, क्लास ऑफ एंजाइम, सब क्लास, सब क्लास एंड स्पेसिफिक नेम ऑफ द एंजाइम, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बिल्कुल थोड़ा सा हिंट दूंगा, ज्यादा डिटेल में मैं एग्जांपल नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मतलब नहीं है आपका। अच्छा, एक और चीज लिख लेना कि जो एंजाइम कमीशन नंबर है उसको शार्ट में ईसी नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम कमीशन नंबर को शार्ट में क्या बोलते हैं, इसी नंबर। तो ईसी नंबर अगर मैं जैसे यहाँ पे लिख दूं
कि एक एंजाइम है जिसका EC नंबर है 2311, इस तरह से ही लिखते हैं 2.3.1.1। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्लास 2 जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 क्लास ऑफ एंजाइम, सर क्लास ऑफ एंजाइम, क्लास ऑफ द एंजाइम क्या है? 2 है। क्लासिफिकेशन नहीं, ठीक है, क्लास एंजाइम का 2 है, और 2 है। 2 सेकंड क्लास है, फिक्स्ड है, वो है आपकी ट्रांसफेरेजेस। तो आपको ये पता चल गया एंजाइम कमीशन नंबर से कि जो एंजाइम हम जिस एंजाइम को डिस्कस कर रहे हैं वो किस क्लास से बिलोंग करता है? ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज। ठीक है, थर्ड सेकंड है सब क्लास, मतलब सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सब क्लास। तो अब इतना डिटेल में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इतना करना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो ये जो सब क्लास है वो भी कुछ है। ठीक है, इसी तरह से ये 1 और इसके बाद ये 1। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम कमीशन नंबर आपको लिखा हुआ होगा। तो अगर कभी इस तरह से एंजाइम अगर आपसे ज्यादा पूछेगा तो वो कौन सा पूछेगा? कोई भी नंबर दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया 3 4 4 1, इस तरह से दे दिया ना, तो आपसे पूछेगा क्लास ऑफ एंजाइम क्या है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? क्लास ऑफ एंजाइम। जहां पे अभी जब मैं आपको क्लासिफिकेशन इसको बता दूंगा तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि इस एंजाइम का क्लास जो है क्लास कौन सा है। भाई वहां पे लिखा हुआ है क्लास थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको पता है कि क्लास थर्ड हाइड्रोलेज, क्लास थर्ड क्या है? हाइड्रोलेज है, तो आप टिक कर दोगे। आपसे अगर पूछ ले कि यहाँ पे 2 है, तो आपको पता है कि क्लास 2 आपका ट्रांसफरेज है, ये फिक्स्ड है। क्लास 2 ट्रांसफरेज है, क्लास 3 हाइड्रोलेज है, क्लास 4 आपका लाइएजेज है। ठीक है, हाँ सर। तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे यहाँ से सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इसमें भूलना मत। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है IUB डिवाइडेड ऑल एंजाइम्स इन 6 क्लासेस। बच्चे और भी क्लासेस हैं, पर आपके लेवल पे ये मान के चलो कि आपको कितनी पढ़नी है। ठीक है, जो पुराना सिस्टम था उसमें 6 क्लासेस थी, अभी कुछ एक क्लास और ऐड की गई हैं, तो आप उसके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, आपका बस यही पता है आपको कि जितनी भी एंजाइम की क्लासेस है वो टोटल कितनी है? 6 है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल्स। किसमें रिप्रेजेंट की जाएंगी? रोमन न्यूमेरल में। ठीक है, तो क्लास 1 है आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेजेज। ध्यान रखना ये S जरूर लगा होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वो सारी एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको किस कैटेगरी में रखोगे आप? ऑक्सीडो रिडक्टेजेज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल एंजाइम्स involves in oxidation reduction reaction। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे A+2 B+3, ये बायोकेमिकल रिएक्शन किसी एंजाइम X की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, कोई एक एंजाइम X है, तो ये कौन सी रिएक्शन कराएगी? A को +3 में चेंज कर देगा और B को
+2 में। तो हो गया ना एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का रिडक्शन। रिडक्शन हो गया। तो ये जो X है, ये एंजाइम आपकी किस कैटेगरी से बिलोंग कर जाएगी? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज। क्लास 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज है। तो ये हुआ। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कई बार पूछ लिखता है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल आप बता दो। ऑक्सीडो रिडक्टेज का आप एग्जाम्पल बता दो। कौन सा एग्जाम्पल मैं बोल दूं? तुम बताओ, जहां पे ऑक्सीडेज लगा हो या जहां पे रिडक्टेज लगा हो किसी एंजाइम में, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सर रूबिस्को होगा। हाँ, रूबिस्को होगा। ठीक है, तो ये सब एंजाइम्स जो है क्या कहते हैं, आपकी क्लास 1 से बिलोंग करें। इसकी अपनी 3 सब क्लासेस हैं जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, हालांकि इतना डीप में जाना नहीं है। इसकी अपनी 3 सब क्लासेस हैं। उसके अंदर जो है आपका कौन कौन सा आता है, एक मिनट। हाँ, जैसे ऑक्सीडेज आएगा, रिडक्टेज आएगा, एक और क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो ये हाँ। जो मैं बता रहा हूँ ये सब क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की, बट उतना डीप में क्यों जाना, इतने पे ही आप खुश रहो। तो इस तरह का कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस आपको करवाती एंजाइम्स मिलेगी तो दैट मींस कि वो ऑक्सीडो रिडक्टेज से बिलोंग करती है। नेक्स्ट जो क्लास 2 है वो है आपकी ट्रांसफेरेज। अभी अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल में ट्रांसफेरेज का नाम। हाँ। तो क्लास 2 आपकी है, क्या नाम दिया मैंने? ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज। ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेजेज बोलोगे बिकॉज क्या है कि ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेज। ठीक है, अब इनका काम क्या है कि इस ग्रुप से बिलोंग करती एंजाइम्स होंगी। दीज एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ ग्रुप from one substrate to another substrate। from एक में ही नहीं होगा, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। दूसरे सबस्ट्रेट, तभी उसका नाम है ट्रांसफरेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर कन्वर्जन। ये ट्रांसफरेजेस क्या करवाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर ट्रांसफर। इंटरमॉलिक्यूलर कन्वर्जन मतलब दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे में। इंटरमॉलिक्यूलर कन्वर्जन है या इंटरमॉलिक्यूलर ट्रांसफर बोल सकते हो। पेप्टाइड ट्रांसफरेज जैसे अमाइनो ग्रुप का करता है। हाँ, इसको ट्रांसफर करो, कन्वर्जन गलत हो जाएगा, ट्रांसफर, चाहे आगे लिख दो ग्रुप, इंटरमॉलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। जैसे एग्जांपल ले लें, ग्लाइकोलाइसिस का ही ले लेता हूं। ग्लूकोज प्लस एटीपी क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एटीपी से ट्रांसफर होकर कहां पे चला गया, ग्लूकोज पे। ग्लूकोज पे। ग्लूकोज पे, और इसका नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज। दैट मींस कि हेक्सोकाइनेज या कोई भी काइनेज जहां पे काइनेज लिखा है बिलोंग टू क्लास ट्रांसफरेज। ट्रांसफेरेजेज। ये आपका ट्रांसफेरेजेज से बिलोंग करता है। बात समझ में आई? हाँ। मतलब अगर एक हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो यहाँ पे, जैसे ये ए आर है, ये ए के ऊपर एक आर ग्रुप है और दूसरा बी है। ठीक है, तो ये आर जो ग्रुप है इसको कहां पे ट्रांसफर कर देगा एंजाइम, बी पे। बी के ऊपर। लेट्स से द एक्स एंजाइम। तो एक्स आपकी उस समय किससे बिलोंग करने लगेगी, क्लास
ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफेरेजेस। एग्जाम्पल एक तो आपको पता ही चल गया यहाँ पे, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज होगा। हेक्सोकाइनेज। अभी हम बच्चे राइबोस क्या बोलते हैं, राइबोजाइम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बात कर रहे हैं प्रोटीनेशियस एंजाइम्स की। ओके सर। जैसे ट्रांस एमिनेज हो गया, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे, 11th वाली किताब में है ट्रांस एमिनेज। तो यहाँ पे एमाइन ग्रुप का ट्रांसफर होता है। जितने भी ट्रांसफर से रिगार्डिंग है, लाइक डीएनए पॉलीमरेज, कंफ्यूज मत होना, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज किससे बिलोंग करता है? ट्रांसफरेजेस में। जे लिख दिया है यहाँ पे, सिर्फ पॉलीमरेज होना चाहिए। कॉपी करो बच्चे तो आगे बढ़े। हो गया? हाँ सर। तीसरा है आपका क्लास 3। तो जो क्लास 3 है, दिस इज हाइड्रोलाइसिस। ये कौन सा क्लास है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस से जो एंजाइम्स बिलोंग करते हैं, ये क्या करता है? कैटलाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। क्या कराता है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करने का मतलब है ये क्या करेगा? स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। हाँ, बाय एडिशन ऑफ वाटर। वाटर के एडिशन के साथ ये स्प्लिटिंग करवाएगा मॉलिक्यूल की। जैसे आपका एक मॉलिक्यूल है AB, ठीक है, और इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएगा, दैट मींस की H2O ऐड होगा। लेट्स से एंजाइम इज X। तो ये क्या करेगा? इसको तोड़ देगा H इस तरह से, तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो जो X है आपका, वो आपका बिलोंग करेगा किस ग्रुप ऑफ एंजाइम से? हाइड्रोलेजेस से। तो ध्यान रखना कि जो हाइड्रोलेजेस हैं, दे कैटलाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे, बट किसके एडिशन से? वाटर के एडिशन के साथ। वाटर के एडिशन। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। एग्जाम्पल प्रोटीएजेस, lipases, sorry, protease, not proteases, protease, lipase। कॉपी करो बच्चे इसको। हो गया कॉपी? है हो गया सर। आगे अगर देखें थोड़ा सा और, क्लास 4।
तो क्लास 4 बिलोंग करते, क्लास 4 का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं? लाइजेस। ठीक है, इस ग्रुप के एंजाइम्स वो कैटलाइज करते हैं, कैटलाइज स्प्लिटिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल। मतलब ये भी क्या कराएगा? स्प्लिटिंग करवाएगा विदाउट हेल्प ऑफ वाटर। तो ये ध्यान रखना डिफरेंस, कि ये भी क्या करेगा? स्प्लिटिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स करेगा, बट विदाउट हेल्प ऑफ वाटर। वाटर की किसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसको करवाने में। ठीक है, जैसे अच्छा एक और 2 पॉइंट लिख लो कि ये रिमूव करता है ग्रुप्स को। ठीक है, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स एंड ऐड, जनरली बोल सकते हैं, हर समय नहीं, पर ज्यादातर केस पे आपको ये चीज मिलेगा कि जनरली lyase removes groups from a molecule and add double bond। जैसे यहां पे देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, x है ये y, हाइपोथेटिकली ऐसे। तो जो आपका ये लाइएजेज है, अगर कोई भी एंजाइम से बिलोंग करता है तो ये क्या कराएगा? C डबल बॉन्ड C प्लस XY, ये दोनों ग्रुप निकल के बाहर चले गए। ये तो एक डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन है। कॉपी कर लिया? हाँ सर। नहीं सर, सर एक बार। हो गया? सर लायस का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के लिए स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने बताया नहीं था। यहाँ पे लिख दो एल्डोलेज। पढ़ोगे कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस में आप पढ़ोगे, जब ग्लूकोज 1,6 जो बाईफॉस्फेट है उस पे एल्डोलेज का एक्शन होता है, तो वो ग्लिसरॉल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। ठीक है, RDHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे हाँ। एल्डोलेज आपका आता है, रोल प्ले करता है। 5th क्लास जो है क्लास 5th, आपकी है आइसोमेरेजेज। ठीक है, दिस क्लास ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, या मेंबर्स ऑफ दिस क्लास ऑफ एंजाइम्स कैटलाइज इंट्रा मॉलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स। कैसा है? इंट्रा। groups of either optical isomer of optical, geometrical और पोजीशन आइसोमर।
पोजीशन आइसोमर। जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये ए है, इसके साथ में ये इस तरह से ग्रुप्स लगे हुए हैं एक्स एंड वाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा इधर, वाई चला जाएगा। तो ये आपका एक टाइप का बेसिकली जो स्टीरियोटाइप है, मतलब कंफर्मेशनल चेंज है, वो देखने को मिलेगा आपको। सर इसका एग्जाम्पल सर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होगा। फास्फो फ्रक्टो नहीं तो बच्चे, फास्फो जहां काइनेज लगा दैट मींस कि वो क्लास सेकंड से बिलोंग करती है, ट्रांसफरेजेस विदाउट एक्सेप्शन। ये सर फ्रुक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में तो आइसोमरेज का काम करता है ना। अच्छा फ्रक्टोज, हाँ, हाँ बेटा अगर वैसा है तो वो कर सकती है, वो दोनों उसमें बिलोंग करेगी, बट स्टिल आप उसको रखोगे उसी में, काइनेज है ना। हाँ एक्चुअली क्या है ना कि ये आप ओवर स्टडी कर रहे हो, ओवरव्यू है, जब आप डीप स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारे वेरिएशंस नजर आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, जैसे एपीमेरेजेस, ठीक है, आइसोमेरेज, फिर से चीज लिख गया, सिर्फ यहाँ पे लगाओ आइसोमेरेज, म्यूटेज, बताओ म्यूटेज कहाँ पे आपने पढ़ रखा। ग्लाइकोलाइसिस में आज जाके चेक करना। सर बहुत पहचानी सी लगता है पर याद नहीं आ रहा है। कहीं तो देखा होगा तुमने इसको, हाँ ग्लाइकोलाइसिस में। वापस लौटो, पायरुवेट से, पायरुवेट किससे बनता है? पाइरुवेट, ग्लिसरॉल डी फॉस्फेट ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। हाँ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट हाँ हाँ। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की सिंथेसिस किससे होती है? म्यूटेज। नहीं, म्यूटेज एंजाइम है, किस सबस्ट्रेट से बनता है उसके बैक जाके देखोगे तो पता चलेगा। चेक करना एक बार। चलो क्लास, लास्ट क्लास है हमारे पास, कौन सी लास्ट क्लास है? क्लास 6। इसका नाम क्या है? लाइगेजेस, ठीक है, जोड़ने का काम करती है। इस ग्रुप की जो एंजाइम्स है वो किस काम में आती हैं? जोड़ने में। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि कैटलाइज लिंकिंग ऑफ टू बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो बायोमॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीएनए लाइगेज, आरएनए लाइगेज, क्रेब साइकिल का जो पहला एंजाइम है क्या? सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। सिंथेज, सिंथेटेज ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। एटीपी सिंथेज, सिंथेज मत लिखना बेटा, इसको भी सिंथेटेज ही कर दो, थोड़ा सा वेरिएशन है। सिंथेटेज नो डाउट आपका हर समय लाइगेज होगा। एटीपी सिंथेटेज,
तो ये आपके हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। सर हाँ सर म्यूटेज तो सर ग्लाइकोलाइसिस पे सर कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं। एक तरफ से प्रोडक्ट गिनाओ मुझे। ग्लूकोज से स्टार्ट हो जाओ। हाँ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज हाँ 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पर फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। उसके बाद एंजाइम्स मत एल्डोले, बताओ, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट गिनाते चले जाओ, आगे बढ़ते जाओ आप, सिर्फ प्रोडक्ट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट থেকে 3 ओके ফসফোগ্লিসারেট থেকে 2 ফসফোগ্লিসারেট থেকে 2 ফসফোएनोल पाइरुवेट থেকে पाइरुवेट। तो 2 फास्फोग्लिसरेट है आपका। हाँ 2 फास्फोग्लिसरेट से जब फास्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है तो उस समय क्या होता है? सर उस समय तो एनोलेज उत्सेचक एनोलेज एंजाइम लगता है। हाँ डेफिनेटली इनोलेज। तो मैं बता रहा हूँ और तुमको एक चीज की किस तरह से वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे शायद दिया नहीं, ठीक है। ओ तो होता क्या है कि वो जो आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड है 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड आपको कहीं पे दिख रहा होगा। हाँ हाँ वहां से एक एटीपी की सिंथेसिस दिख रही होगी, एक हाँ। फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया गया हो तो सिर्फ बचा क्या होगा वहां पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे होता है इंटरमॉलिक्यूलर कन्वर्जन, तो उसको पहले चेंज करते हैं 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और हाँ 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड के बाद फिर वो बनता है फास्फोइनॉल पाइरुवेट। बात समझ में आई क्या? मिसिंग है ये स्टेप यहाँ पे? नहीं सर ये सब स्टेप है। वही तो सर 3 फॉस्फोग्लिसरेट से जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तभी तो म्यूटेज कम करता है ना। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर ठीक है ठीक है। क्या दिया है कि नहीं दिया है उस बुक में? हाँ सर दिया है मैंने सर वो सर फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज लिखा है तो मैंने ओके वो ओके। ध्यान नहीं दिया। हाँ कई बार म्यूटेज लिखता है, कई बार पूरा नाम लिख देता है उसको, दैट डजंट मैटर एक्चुअली। तो यहाँ से हमने सारे वो क्लास खत्म कर लिए हैं। अब राइबोजाइम मैंने लिखाया है कि नहीं? लिखा तो दिया ही है। हाँ। ठीक है, तो एक दो टर्म और दिखा देता हूँ, जैसे प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं, पता है? पता ही होगा। Inactive form of enzyme is known as proenzymes. Inactive, इनको बोलते हैं प्रो एंजाइम्स। एग्जाम्पल खूब अच्छे से जानते हो, लाइक ट्रिप्सिनोजन, हाँ पेप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन। एक होते हैं आपके एबजाइम्स। ऐसी एंटीबॉडी जो एंजाइम की तरह काम करे उसको बोलते हैं एबजाइम्स, ठीक है। Antibody that attach enzymes known as enzymes. अच्छा अभी एक टॉपिक बच्चे और रह गया, अब मुझे याद आया। क्या रह गया बताओ? ऑप्शन दीजिए बता दूंगा। ऑप्शन क्यों दूं मैं? तो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। ये क्लासिफिकेशन से ही एक्चुअली है। एक्चुअली ये तो हमने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ा जो कि आपके सिलेबस में है। वो भी सिलेबस में ही है पर थोड़ा सा उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है उस चीज को।
क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ही है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो जो एंजाइम्स हैं, अगर उनको ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट क्लासिफाई करें तो आप उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपके सिंपल एंजाइम है और दूसरे आपके कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। हाँ जो सर। सिंपल एंजाइम है, these enzymes are made up of only, या इस तरह से लिख दो, only made up of प्रोटीन पार्ट। इनमें सिर्फ आपको कौन सा मिलेगा पार्ट? ओनली प्रोटीन प्रोटीन पार्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन। पेप्सिन में सिर्फ क्या चाहिए आपको? प्रोटीन। प्रोटीन। ट्रिप्सिन, पेप्सिन जो भी हो, ठीक है। पर ये जो कॉन्जुगेटेड है, इनमें दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट या प्रोटीन कंपोनेंट प्लस कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। मतलब प्रोटीन पार्ट को छोड़ के आपको कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, या ये बोल सकते हो कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैव सम नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट, ठीक है, व्हिच आर एसेंशियल फॉर देयर एक्टिविटी। मतलब कॉन्जुगेटेड एंजाइम की एक्टिविटी के लिए वो नॉन प्रोटीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके वो एक्टिव नहीं हो सकता है। तो जो प्रोटीन पार्ट है, दिस प्रोटीन पार्ट ऑफ conjugated enzyme, ध्यान देना, this protein part of conjugated enzyme is known as एपोएंजाइम। apoenzyme, and the non protein part of the conjugated enzyme is known as कोफैक्टर। कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर आपको 3 टाइप्स के मिल सकते हैं, इनको देखना है जरा सा। अच्छा हाँ, उससे पहले एक और चीज बता दूं कि प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट मिलके या एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर मिलके ये जो होलो हाँ, एंजाइम। इसको आप बोलते हो होलो एंजाइम। तो ध्यान में रखना, होलो एंजाइम, ये एपो एंजाइम आपका कैसा है होगा? प्रोटीनियस पार्ट। इनएक्टिव। होलो एंजाइम कैसा होगा? एक्टिव। एक्टिव। तो ये भी ध्यान रखना कि होलो एंजाइम आपका एक्टिव होगा और एपो एंजाइम आपका कैसा होगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा। अच्छा, कोफैक्टर की बात कर रहे थे, तो कोफैक्टर आपको 3 कैटेगरी के मिलेंगे। कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं आपकी? प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड और मेटालिक आयंस। मेटल एक्टिवेटर। हाँ। तो यहाँ पे आपके पास अगर नीचे है तो लिख लो, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिखूंगा। तो जो कोफैक्टर हैं, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल एक्टिवेटर, ये 3 टाइप्स के हैं। अब इसमें कुछ कुछ डिफरेंस हैं तो आपको पता होना चाहिए। हाँ सर,
Oh sir, prosthetic group and coenzyme are organic Yes, cofactor. नो डेफिनेटली। देखो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा इसमें ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है, दूसरा इनका जो अटैचमेंट है प्रोटीन पार्ट के साथ में वो कैसा है। ये दो पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे कोएंजाइम है, ये ऑलवेज आपको कैसा पार्ट दिखेगा, ऑलवेज ऑर्गेनिक, ऑलवेज ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, जबकि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है बट रेयर आपको इनऑर्गेनिक भी देखने को मिल सकता है। मतलब आप ये कंप्लीटली नहीं बोल सकते हो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ऑलवेज ऑर्गेनिक ना। अब मेटल एक्टिवेटर तो आपका ऑलवेज क्या होगा, इनऑर्गेनिक। ऑलवेज इनऑर्गेनिक। ये तो बात हो गई उनके किस तरह की कंपोजिशन है, ऑर्गेनिक। अब कोएंजाइम्स में जो ये कोफैक्टर है उसका प्रोटीन पार्ट के साथ जो अटैचमेंट है वो कैसा होता है, याद रखना दे आर डबल बॉन्ड, लूजली अटैच्ड। पूरा लिख दूं क्या जिद? नहीं। प्रोटीन पार्ट और इसका जो अटैचमेंट है ये फॉर्मली अटैच, बहुत जबरदस्त अटैचमेंट होता है इसका, टाइटली या फॉर्मली अटैच। ठीक है, ये फॉर्मली हटा लो बेटा, फॉर्मली उतना सही नहीं है, टाइटली आपके लिए कॉमन वर्ड हो जाएगा, हालांकि फॉर्मली भी है पर एनसीईआरटी से टाइटली लिख रहा है इसको, टाइटली अटैच्ड। और ये मेटल एक्टिवेटर भी लूजली अटैच्ड होता है, ये भी आपका लूजली अटैच्ड है। अब बस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। नाम बताओ मुझे कोई ऐसा कोएंजाइम। फिर डीपी भी लिख सकते हो। प्रोस्थेटिक ग्रुप बता दो। या कार्टिलेज, जो हीम है वो क्या है, बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप। सर वो क्या लिखा है एक बार पढ़ दीजिए। हिम हीम इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर इन कार्टिलेज। और मेटल एक्टिवेटर में जैसे इसको तो मैं सेपरेट ही करवा रहा हूं, मैग्नीशियम डबल प्लस इन हेक्सोकाइनेज। जहां पे काइनेज जुड़ जाएगा इसका मतलब वहां पे एक एक्टिवेटर तो आपको सेव हो गया। मतलब जिस एंजाइम्स के साथ में काइनेज लगा हो तो इसका मतलब है कि वहां पे मैग्नीशियम तो श्योर डबल प्लस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। अच्छा एक और चीज पॉइंट बाद में लिखा देता हूँ, पहले मैं कुछ मेटल एक्टिवेटर आपको लिखा देता हूँ, लाइक जिंक प्लस कार्बोक्सी
पेप्टाइडेज। कार्बोनिक, इसका तो नाम सुना होगा। हाँ सर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेट में भी क्या होता है, जिंक होता है। आयरन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एकोनिडेज, निकल, यूरिएज, कॉपर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अच्छा, इसमें एक और ऐड कर लो, जिंक में अल्कोहल डिहाइड्रोनेज भी लिख दो यहाँ। सर ये कहाँ पे यूज होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज? फर्मेंटेशन वाला जो रिएक्शन पढ़ोगे जब आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, तो वहां देखोगे। जहां पे मैग्नीशियम लिखा है, ये यहाँ पे रुबिस्को भी लिख लो, रुबिस्को में भी पाया जाता है। हालांकि जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो बता ही दूंगा मैं, बट स्टिल। तो यहां से ये चैप्टर आपका हो गया ओवर। मैं जरा एक बार चेक कर लूं, शायद कुछ रहता तो नहीं है। आई थिंक बहुत बड़ा चैप्टर था। कितने पेज हुए आपके कॉपी पे? एक पूरा कॉपी खाता सर, पूरा हो गया। अच्छा, तो इसको याद रखना बच्चे, ठीक है? 15-16 पेजेस हो। कई बार इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे। कई बार एंजाइम्स का अपना सेपरेट क्वेश्चन बनता है, बाकी से मतलब 2 क्वेश्चन तक आराम से पूछता है इस चैप्टर से, और 2 क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। অনেক চার্জ আছে তার বেশিক্ষণ হবে না, আবার ঘরে एक और लिख लो यहाँ पे। मैं आगे हालांकि कुछ कुछ बताता रहूंगा, और भी एक्टिवेटर या याद दिलाता रहूंगा। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा है मॉलिबेडनम, ये आपके पाया जाता है नाइट्रोजिनेज में। और नाइट्रोजिनेज के बारे में पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट के लिए, जो चैप्टर है, क्या नाम होगा? ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट्स नहीं हो, न्यूट्रिएंट्स करके मेरे दिमाग से स्किप है वो चैप्टर का नाम अभी, तो वहां पे पढ़ोगे आप। मिनरल्स, हाँ, मिनरल एंड न्यूट्रिशन। तो ऑलमोस्ट फिनिश है, देख लेना। आप क्वेश्चन करोगे तो खुद ही समझ में आएगा। तो अब एक यूनिट आपकी पूरी की पूरी तरह से
कंप्लीट हो चुकी है। मैं चाहता नहीं कि लिविंग वर्ड चैप्टर में स्टार्ट करूं। तो आप देखो, एक तरफ से देखो कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़े हैं, कहीं पे कोई डाउट है वो बताओ मुझे। लिविंग वर्ड चैप्टर हम न्यू लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं है अभी। क्वेश्चन पूछता हूं, एक एंजाइम्स पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कहां पे प्रेजेंट होता है? इनर और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में, आउटसाइड या इनर साइड? इनर साइड। ओके, इनर साइड। ये एंजाइम इनर साइड क्यों, मेम्ब्रेन के साथ है, जबकि ये एंजाइम आपको पता है कहां पे पार्टिसिपेट करता है? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बट ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर साइड में एसोसिएटेड है, ऐसा क्यों? सर नहीं पता, आप बता दीजिए। क्योंकि ये एंजाइम आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके साथ में इसका मतलब कि जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन में भी ये पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, आपने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखा होगा, पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। तो जब वहां पे NADH से जो है क्या कहते हैं, NADH से जब ATP की सिंथेसिस होती है या NADH से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 एंड 1 होते हैं। और जब FAD से या FADS से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ATP की सिंथेसिस होती है, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 एंड 1। तो जो FAD है, FAD से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स 2। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 2। तो वो बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसका भी पार्ट है। तो इस वजह से वो कहां पे एसोसिएटेड है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ। सेडबर्ग यूनिट का नाम सुना है? हाँ सर। क्या है? वो सर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, वो राइबोसोम में पाया जाता है। क्या करता है, किस चीज, क्या मेजर करता है? वो सर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वो क्या मेजर करता है? एनसीईआरटी रीड किया है कि नहीं किया, ये बताओ मुझे। सर वो सर हाँ बोलो। क्यों उसमें जो है जब आप राइबोसोम्स की यूनिट्स को देखते हो तो क्यों वहां पे एस लगा दिया जाता है? क्या सिग्निफिकेंस, क्या बताता है? डेंसिटी। पूरा नहीं बता रहे हो। देखो एनसीईआरटी पलट के देखो, सेल चैप्टर पे क्या पढ़ाई की है तुम लोगों ने? हाँ? मास एंड डेंसिटी सर, क्या? मास एंड डेंसिटी। अभी भी आधा बता रहे हो।
कोई बच्चा नहीं है जो पूरा स्टेटमेंट बता सके। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगर वो आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप अपना मेरा नोट्स एक बार पलट के देखो, उसमें क्या लिखा हुआ। डेंसिटी एंड साइज सर। क्या बच्चे? डेंसिटी एंड साइज। मेरा नोट्स देख रहे हो? हाँ सर। उसमें क्या लिखा हुआ? ये सर एनसीईआरटी में डेंसिटी एंड साइज सर लिखा है। सर वो सर अगर हम वो सर सेंट्रीफ्यूगल मशीन पे अगर उसको घुमाए तो उसका वो जो मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मेरे नोट्स के देख रहे हो? नोट्स में देखो, एस्टेबलर कोएफिशिएंट के बारे में मैंने कुछ लिखाया है। क्या लिखा है? सर आपने लिखा था मास एंड डेंसिटी। अच्छा, इतना ही लिखाया हुआ है? हाँ, इट मेजर्स मास एंड डेंसिटी इनडायरेक्टली। हाँ, तो अब यही है ना, यही चीज तो मैं करवाना चाह रहा था। अच्छा एक बात बताओ, वहां पे ऑप्शन बना देता कि इट मेजर्स मास एंड डेंसिटी डायरेक्टली, इट मेजर्स मास एंड डायरेक्ट जो है डेंसिटी इनडायरेक्टली, बाकी के दो कोई भी ऑप्शन रख देता, तुम कर पाते? नहीं सर। नहीं कर पाते। मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ इसी चीज को, और मैंने जबकि लिखाया हुआ है। क्यों लिखाया मैंने उसको? यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है क्या कहते हैं, कौन कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं? 70S एंड 80S। Yes. ओके। सर हाँ, सर आरईआर के सरफेस पे जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S है और 80S है। 80S. यस है वो तो। हाँ वो तो 80S है, वो तो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, वो प्रोकैरियोटिक थोड़ी है। ओके सर। वो तो बाहर प्रेजेंट है ना उसके। हाँ सर। नेम ऑफ द माइक्रोबॉडीज, जो है आपको उन माइक्रोबॉडीज का नाम बताना है which are present in both eukaryotes, which are present in both plants and animal. Peroxisome. क्या? Paroxysome. ओके। एंड ग्लाइऑक्सिसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, एनिमल्स में या प्लांट्स में? प्लांट्स में, ओनली प्लांट सेल में। ओके। बैक्टीरिया के चारों तरफ एक सबसे बाहर की तरफ एक ग्लाइकोकैलिक्स। Hypocalyx. किस चीज की बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। सॉरी, मैंने क्या बोला था कि जो है क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के चारों तरफ एक टफ एंड थिक कवरिंग पाई जाती है। हाँ ठीक है? कैप्सूल। हाँ। सूल बोलते हैं, यही बुलवाना चाहता था। जनरली ये बोलते हैं कि जो सब ऑर्गेनेल्स हैं, जो है क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो एब्सेंट है। सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, कौन से ऑर्गेनेल्स है जो कि पाए जाते हैं? कैप्सिक वॉल। और Question राइबोसोम। फिर से बता. गैस का राइबोसोम तो नहीं बोल रहा है, राइबोसोम गैस का केवल सा क्वेश्चन फिर से बताइए. होता है, जिसको आप अगर बैक्टीरिया में बोलते हो तो क्लोरोसोम बोल सकते हो। क्रोमाटोफोर सर, क्रोमाटोफोर। क्रोमेटोफोर। लिपिड लैमेला का एक और नाम है, क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला का
सर आपने तो मिडिल लैमेला ही लिखाया था। नहीं दिखाया वहां पे मैंने कुछ और। इट इज आल्सो नोन एज सीमेंटिंग मटेरियल ऑफ द प्लांट। वो तो क्या काम करता है उसमें लिखाया था सीमेंटिंग मटेरियल के। किस टाइप की यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है इन बिटवीन, सॉरी 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 सॉरी, प्लाज्मोडेस्माटा में किस टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है? ACR। क्या नाम है उसका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डेस्मोट्यूब्यूल। डेस्मोटिब्यूल लिखा है कि नहीं नोट्स में? हाँ सर आपकी हाँ नोट सर। जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर सेल मेम्ब्रेन मतलब जो डबल लेयर होती है ना, मतलब आउटर साइड का जो रीजन है मेम्ब्रेन में, वहां पे कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं कि नहीं? सेल के ऊपर रिसेप्टर्स कुछ पाए जाते हाँ। हैं नहीं? तो रिसेप्टर बेसिकली किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के। सर लाइपोप्रोटीन। ओके, प्रोटीन्स मेन कंपोनेंट है, वो ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं और लाइपोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन। एक ऑर्गेनेल है जिसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को। ट्रैफिक पुलिस। क्लियर। अच्छा ठीक है, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर नहीं, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक कंट्रोलर। वो गोल्जी बॉडी। Golgi body. It is also known as movement of the cell. एक ऑर्गेनेल है जो आप माइक्रोस्कोप में बिना स्टेनिंग के नहीं देख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे देखते हैं? कौन सा स्टेन यूज करते हैं? जेनस बी डाई। क्या? जेनस बी डाई सर। जेनस बी। एक साइटोस्केलेटन फिलामेंट है जिसमें 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है, कौन सा? और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। एंट्रोजोम। सेंट्रियोल, हाँ सेंट्रोजोम भी बोल सकते हैं, बट सेंट्रियोल बोलना बेटर है। सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है? जीरो। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम एंड হচ্ছে अनडाइजेस्टेड फूड ना, when primary lysosome fuse with the food vacuoles then it form हेगोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम एंड फेगोसोम भी बोल सकते हो या फूड वेक्यूल बोल सकते हो। जो ल्यूमेन है किसका? लाइसोसोम का। कैसा है? एसिडिक है, बेसिक है, कैसा है? एसिडिक। सॉरी सर, एसिडिक। कितना पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली? 4 to 5। 4 to 5। कितने टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं? 6। कौन कौन से हैं अप्रोक्सीमेटली? न्यूक्लियस, हाइड्रोलेजेस, फॉस्फेटेजेस, हाइड्रोलेज। सल्फेटेजेस, हाँ? हाँ सर।
तो इस तरह से आप याद रखो। ऐसी कौन सी सेल है जिसमें मतलब प्लॉइडी लेवल के बेस पे कौन सी सेल होगी जिसमें मियोसिस नहीं हो सकता? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। और माइटोसिस? माइटोसिस माइटोसिस तो ट्रिप्लॉइड। सब माइटोसिस हो सकता है कि नहीं सर, हैप्लॉइड में? हाँ हो हैप्लॉइड में सकता है। हो सकता है। ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पे जो गमीट फॉर्मेशन है उसमें माइटोसिस पार्टिसिपेट करती है? कौन सा ग्रुप है बेसिकली? किस टाइप के लाइफ साइकिल है प्लांट में जो माइटोसिस से गमीट का फॉर्मेशन करता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले मेंबर्स जो हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है। हैप्लॉन्टिक ओ सर जो हैप्लॉइड होगा उसमें गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा? माइटोसिस से। माइटोसिस से। तो आज के लिए बस बच्चे इतना ही, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? लिविंग वर्ल्ड। तो आपका सेकंड यूनिट बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। पहला यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेस बना रहा था आपका पूरा, तो आप जो है क्या कहते हैं उसको पढ़ते रहिएगा टाइम इंटरवल पे, डिफरेंट टाइम पे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल होगा शायद, वहां पे हम लिविंग वर्ड से स्टार्टिंग करेंगे। ओके? हाँ सर।